या बैंक क्लर्क की बात करें, है ना, दोनों में 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है और रेलवे में भी पूछा जाता है। ठीक, तो बहुत जरूरी है इसके क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक पढ़ना, और विदाउट ब्लड रिलेशन आप सोचो कि आप एग्जाम निकालोगे तो मुश्किल हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि ये ऐसे हैं जो सबसे बनेंगे, ये क्वेश्चन सबसे बनेंगे मीन्स हर बच्चा इसके क्वेश्चन वहां सॉल्व भी करेगा और सही भी करेगा। वाई? क्योंकि आसान है, थोड़ी सी मेहनत की है तो आपके 2 से 3 मार्क्स यहाँ पूरे पक जाएंगे। अब ब्लड रिलेशन से कई बार पजल फॉर्म भी निकल के आता है ना, मतलब सीधे 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये कब होता है? जब ब्लड रिलेशन की पजल दे दी जाए, है ना, तो सीधे एक पजल कितने मार्क्स किया जाती है? फिर 5 नंबर की। समझ गए होंगे भाई? ठीक, अब ब्लड रिलेशन क्या एक आपने बताया, जैसे कि मैंने बताया कि एक फॉर्म पजल है, तो टोटल फॉर्म कितने हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ब्लड रिलेशन के टोटल फॉर्म है 3। कितने फॉर्म है भाई? 3। कौन कौन सा? पॉइंटिंग फॉर्म, दूसरा कोडिंग फॉर्म, और तीसरा पजल फॉर्म। ये 3 फॉर्म है ना। पॉइंटिंग फॉर्म जिसमें एक व्यक्ति दूसरे की ओर इशारा करते हुए अपनी बात को कहता है। ठीक है, कि जैसे ए ने बी की ओर इशारा करते हुए कहा, है ना, कि ए की माँ की बहन की बेटी, है ना, इस तरह से जो क्वेश्चन शायद आपने कभी देखे भी होंगे, ये किसके अंतर्गत आते हैं भाई? पॉइंटिंग फॉर्म के अंतर्गत। ठीक, सीधा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है भाई। दूसरा है कोडिंग फॉर्म, जिसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके कुछ कोड दिए गए होंगे, है ना, कि a प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, a माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, a इंटू बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए गए होते हैं और उसी साइंस से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, है ना। ये कौन सा फॉर्म कहलाता है भाई? कोडिंग फॉर्म। ठीक है, तीसरा है पजल फॉर्म। अब ये पजल फॉर्म क्या है भाई? सीधे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन के तौर पे पूरा एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया होगा, है ना। पजल देखी ना आपने भाई? हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही ब्लड रिलेशन से भी पजल आती है। इसमें और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ब्लड रिलेशन की पजल आ गई तो। क्यों? क्योंकि डबल वेरिएंट तो रहता ही रहता है ना, साथ में आपको ब्लड रिलेशन का भी डायग्राम लेके चलना पड़ता है। तो ब्लड रिलेशन की पजल को बिल्कुल मामूली नहीं समझना, काफी मुश्किल पजल होती है और सीधे 5 नंबर की आती है ना। दूसरी बात, ब्लड रिलेशन की पजल आए तो इसे लास्ट में ही करना, क्योंकि सबसे बड़ी होती है ना। ये काफी 8 9 10 लाइन की होगी, 8 9 10 लाइन पढ़ने में ही आपका 1.5 मिनट चला जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले और एक चीज जान लें कि ब्लड रिलेशन में से तीनों टाइप कोई भी आने दो आप, यदि आपसे डायग्राम बनाते बनता है तब तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब डायग्राम कैसा बनता है भाई? लाइक अ ट्री, पेड़ के जैसा। पेड़ जो जमीन से आज निकला है कल वही ऊपर तक जाएगा, है ना। ये निकला तो ये वाला और ऊपर जाएगा, तब नीचे से दूसरा आएगा। इसी तरीके से ब्लड रिलेशन में भी हमारा डायग्राम बनाते हैं कि जो उम्र में बड़ा है उसको ऊपर बनाते हैं, जो उम्र में छोटा है उसको नीचे बनाते हैं। ओके, जैसे एक फैमिली में एक आदमी है तो सबसे पहले ए लिखा और प्लस लगाया। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि ए एक मेल मेंबर है। ठीक, फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ लिख दो भाई, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। ठीक, तो ए एक आदमी है जिसका एक बेटा है बी और एक बेटी भी है सी। ठीक, तो ये देखो, ए का बेटा है बी तो उसके नीचे बना, और बेटी है सी तो बी के बराबर से बनी। वाई? क्योंकि बी और सी सेम जनरेशन के होंगे। ठीक है ना, जनरेशन वाइज डायग्राम दिखना चाहिए, बनना चाहिए भाई। जनरेशन समझते ही है, एक आदमी नॉर्मली कितनी जनरेशन देखता है अपनी पूरी लाइफ में? आंसर कितना होगा भाई? मन में सोचे जरा। राइट आंसर इज 5। कैसे? दादा देखे
नंबर 2 फादर देखे, अलग जनरेशन के हुए भाई फादर, है ना। नंबर 3 आपकी जनरेशन। नंबर 4 जब आप मम्मी या पापा। नंबर 5 जब आप दादा या दादी। तो नॉर्मली एक एवरेज देखा जाए तो एक आदमी कितनी जनरेशन देखता है पूरी जिंदगी में? 5। ठीक, ओके। वैसे ही हमारा डायग्राम भी बनता है कि जैसे ए फादर था, उसका एक बेटा, तो उसके नीचे बेटी, तो उसके नीचे। अब बी की शादी हुई डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू क्या होगा भाई? बी मेल है, शादी करेगा तो फीमेल से। और सी की शादी हुई आर से, आर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक मेल, क्योंकि सी फीमेल थी, शादी करेगी तो मेल से। ठीक, ओके। अब यहां देखो, जब भी कपल बनाओ तो नीचे अंडरलाइन कर दो। ओके, उससे समझ में आ जाएगा कि कपल कौन है ना। अब डब्ल्यू की भी एक बेटी हुई जिसका नाम था एन, और सी का एक बेटा हुआ जिसका नाम था वाई। ये बेटी थी तो ये माइनस। अब देखो, जो बात मैंने बोली है वो आप दोबारा रिपीट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास क्या है? डायग्राम है ना। या इनकी फैमिली से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप आंसर कर सकते हो, बिकॉज आपके पास डायग्राम। ठीक, इतनी आसानी से आप इसे बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब जो भी क्वेश्चन आएगा आपने भी भाई ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान होता है। डायग्राम के तौर पे जो क्वेश्चन होता है उसको पढ़ के ड्रॉ करना पड़ता है ना। उसको पढ़ के ड्रॉ किया और सब आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलेगा। आगे बढ़े भाई क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है भाई, 1 से 4 क्वेश्चन के लिए है ये। ऊपर डायरेक्शन दिया, देखिए 1 to 4 है ना। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है। देयर आर 8 मेंबर इन अ फैमिली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कितने लोग हैं टोटल? 8। ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी एन एच। ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ जी। अब इसको आप ड्रॉ करोगे कैसे? लाइक दैट, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ जी। ए जो है ग्रैंड मदर है, मतलब ए का कोई बेटा है जिसका नाम नहीं पता, इसलिए खाली बॉक्स बनाया है। और उसका भी कोई बच्चा है, कौन? जी। अभी जी का जेंडर नहीं पता आपको, क्योंकि ए ग्रैंड मदर है। जी का पता कैसे चलेगा? जी का पता यहाँ नहीं चलेगा। ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ जी। हु इज द कजिन ऑफ एक्स? हु मतलब कौन भाई? ये बहुत ध्यान दीजिएगा, नए लोग विशेष ध्यान दें कि हु से जस्ट पहले जिसका नाम लिखा होता है, तो हु से जस्ट पहले किसका नाम लिखा है? जी का। तो हु उसी को रिप्रेजेंट करता है, हु से जस्ट पहले जो भी नाम लिखा होगा। ठीक, कि हु इज द कजिन ऑफ एच। जी जो है वो कजिन है किसका? एच का। ये बना दिया भाई। ठीक है। अब आगे है क्या? ए इज मैरिड टू बी। ए की शादी किससे हुई है? बी से। अब बी ऑटोमेटिक मेल हो गया, वाई? क्योंकि ए फीमेल थी। शादी करेगी तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली, है ना, कि शादी करेगी तो मेल से। बी हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। बी का एक लड़का है, जी हाँ, था वो तो पता ही है हमें, क्योंकि तभी जी हुआ है ना। और एक डॉटर भी है भाई कोई, और ये आपस में सिबलिंग हो गए। तो ये डबल एरो का साइन बना दिया करो भाई, है ना। कपल में नीचे अंडरलाइन करना है और सिबलिंग में डबल एरो लगा देना है। डबल एरो लगाया मतलब दे आर सिबलिंग्स, भाई बहन। ठीक, सी इज द सन ऑफ ए। सी ए का बेटा है, तो बेटा है तो कहाँ जाएगा भाई? यहाँ, ये बना दिया हमने, सी ए का बेटा है। ठीक, एंड इज मैरिड टू ई। और उसकी शादी किससे हुई है भाई? सी सन ऑफ ए एंड मैरिड टू ई। और सी की शादी भी हुई है भाई किससे? ई से। ये हो गया एक कपल, सी और, जिसमें सी जो है मेल है और ई जो है वो फीमेल है। ओके, फिर दिया एफ इज द वाइफ ऑफ डी। एफ डी की वाइफ है। अब ना तो एफ का पता है ना तो डी का, कोई बात नहीं, तो इस लाइन से आगे बढ़ जाते हैं हम जरा। एच इज सन ऑफ डी। एच डी का बेटा है। अब ये है एच, देखो, एच डी का बेटा है। ओके, और ई हैज 1 सन। ई का एक बेटा है, तो जी बेटा हो गया भाई। ई का एक ही बेटा था। ठीक है।
अब ए बी सी डी सब इसी फैमिली के हैं भाई, है ना। अब ये लाइन देखो कहां से कहां जुड़ेगी, ए इज मैरिड टू ई, ये देखो ए इज मैरिड टू एंड इज मैरिड टू, नहीं 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 भाई ये अलग लाइन थी, इज मैरिड टू था, ठीक है। एफ इज द वाइफ ऑफ डी, ये लाइन काम की है हमारी। एफ की पत्नी कौन है, डी। अब एफ कहां पुट करोगे, ये एफ इज मैरिड टू डी, और ये डी उठ के कहां आ गया भाई, यहां से हटा दिया, और ये डी यहां आ गया, एक कपल ये हो गया, और इनका बेटा कौन हो गया, एच। एच इज द सन ऑफ डी, क्योंकि ये एक ही परिवार था इसलिए आपको यहाँ अटैच करना ही करना था, है ना। और एच और जी आपस में यहां से क्या हो गए, कजिन भी हो गए। और ये कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बी, एच का बी से क्या संबंध है भाई। तो हमने बनाया हुआ था डायग्राम, ये बिल्कुल ऐसे ही था हमारा भी डायग्राम। यहाँ देखिए डायग्राम बना हुआ है, एच का बी से क्या संबंध दिख रहा है भाई, तो एच बी का पोता हुआ है ना, सन इन ग्रैंडसन, ये पहला ही ऑप्शन आ गया भाई, है ना। एच बी का क्या हुआ भाई, ग्रैंडसन। देखो ए और बी थे ना भाई, हमारे में भी थे ए और बी, है ना, दादा दादी थे, और एच उनका क्या था भाई, ग्रैंडसन था, है ना। एच का बी से क्या रिश्ता हुआ, ग्रैंडसन। पहले का ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। दूसरा क्या है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, एफ का बी से क्या रिलेशन है। तो एफ देखिए कहा, ये है ना, और एफ बेटी थी किसकी भाई, ए और बी की, है ना। ए और बी की बेटी कौन थी, एफ, और लड़का कौन था, सी, ये देखो। और ई बहू थी, डी दामाद था। तो यहाँ किसका पूछा है, एफ का पूछा है बी से, सो द राइट आंसर इज डॉटर, एफ बी की बेटी है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी फीमेल मेंबर, हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है। ओके, तो ये गिनना पड़ेगा भाई हमको, है ना। एक यहाँ, दो, तीन, बस तीन थी, है ना। सो द राइट आंसर इज 3। ये दोनों में माइनस लगा दिया, दोनों माइनस नहीं भाई, एक प्लस था, कौन प्लस था, हाँ बी प्लस था भाई, है ना, क्योंकि ए की शादी बी से हुई थी, तो ए खुद जब खुद ही माइनस है तो बी क्या हो जाएगा भाई, प्लस, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 1 2 3 3। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एच इज मैरिड टू आई, एच इज मैरिड टू आई, यदि एच की शादी किससे हुई है, आई से, देन हाउ इज आई रिलेटेड टू एफ, तो आई का एफ से क्या रिश्ता है भाई, यदि आई की शादी किसी, एच इज मैरिड टू आई, ओके, ये हो गया, एच मेल था तो आई क्या होगी, फीमेल, है ना। देन हाउ इज आई रिलेटेड टू एफ, तो आई का एफ से क्या रिश्ता हुआ भाई, डॉटर इन लॉ, आई एफ की क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, है ना, और एफ आई की सास। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉटर इन लॉ। ये देखिए भाई चारों क्वेश्चन कितनी आसानी सॉल्व हो गए भाई, एक डायरेक्शन को सॉल्व किया, और मार्क्स कितने मिले भाई आपको, 4। 4 नंबर के लिए कितना थोड़ी सी मेहनत लगती है भाई, है ना। तो बस इसी तरह से आपने भी करते जाना है बिना परेशान हुए, ओके। चलो आगे बढ़ सकते हैं अब। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 to 8। शुरू कर दीजिए भाई, आप भी करना, मेरे से पहले प्रयास कीजिए कि आपका हो जाए, है ना। तो आपके सामने कितना मिनट मिलेगा भाई, 1 मिनट है। टू फास्ट, तेजी से करें और सही करें।
सबने प्रयास करना है भाई, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। चलिए भाई, टाइम खत्म। 10% है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आर इन सेम फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। ये याद रखिए भाई, यहाँ से मदद मिल जाती। कितनी जनरेशन है? 3। ओनली 3 कपल आर देयर इन द फैमिली। 3 कपल है मतलब 3 आदमी 3 औरत तो है। विथ 2 चिल्ड्रन, सबके कितने कितने बच्चे भाई? 2। बोथ सी एंड डी आर ब्रदर्स। सी और डी आपस में क्या है भाई? भाई भाई है, भाई भाई। बोथ बी एंड सी आर, सी एंड डी आर ब्रदर्स। while C, while का मतलब जबकि C इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ E, जबकि C जो है वो ब्रदर इन लॉ है E का। ठीक, तो ब्रदर इन लॉ कैसे होगा कि C की किसी के साथ शादी हुई है जिसका नाम नहीं पता, खाली बॉक्स बनाया, और उस खाली बॉक्स का भाई कौन है भाई या बहन कौन है भाई? E। अब देखिए C जो है वो ब्रदर इन लॉ हो गया E का। हाँ, E का जेंडर नहीं पता, वो लड़की हो लड़का, लेकिन C हो गया ब्रदर इन लॉ, है ना। B is the mother-in-law of F। ओके, अगली लाइन है B is the mother-in-law of F। B जो है वो मदर इन लॉ है F की। ठीक, तो अभी ये लाइन हमारे कहीं काम की नहीं, अलग से ड्रॉ कर लेते हैं कि B जो है वो मदर इन लॉ है F की। मतलब F की शादी जिससे हुई है उसकी मम्मी कौन है? B। F। both G and H are son of E and F respectively, है ना। G जो है वो सन है किसका? E का। G सन है E का, both G and H, और H सन है किसका? F का। H सन है F का। ओके, ये यहां नीचे लिख दिया भाई, H F का सन है। ठीक है। both I and J are grandchildren of A। I और J जो है ग्रैंड चिल्ड्रन है किसके? A के। I और J ग्रैंड चिल्ड्रन है A के। ओके, I और J ग्रैंड चिल्ड्रन है A के, मतलब A के बच्चों के बच्चे कौन है? I और J। J इज नॉट H सिबलिंग। J H का सिबलिंग नहीं है। ठीक, J H का सिबलिंग नहीं है। एंड I इज नॉट J सिबलिंग, और I जो है वो J का सिबलिंग नहीं है। J is not H sibling and I is not J sibling। I J का सिबलिंग नहीं है। ओके, E has 1 daughter। E की केवल एक लड़की है। E की केवल एक लड़की है, तो G is the son of H तो पहले ही दिया था। ओके, क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं हम। हाउ इज बी रिलेटेड टू द फैमिली? बी का संबंध क्या है फैमिली में, है ना। हाउ इज बी रिलेटेड टू द फैमिली। अब इनमें से किसी एक के द्वारा इसका आंसर करना है आपको। ओके, तो यहां देखिए दिया हुआ है कि सबसे पहले कौन कौन थे भाई? ए और बी, जो कि दादा दादी है। कौन? ए और बी। अब ए का बेटा कौन है? सी, और सी की शादी किससे हुई है? एफ से। ठीक, हमने भी यहां वही बनाया था, सी और डी आपस में सिबलिंग्स थे, है ना। सी और डी, और एक बेटा और भी है इनका, डी भी, और डी की शादी किससे हुई है? ई से। ठीक, अब आई का जेंडर यहाँ डिसाइड नहीं है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों लगा है। ठीक, और सी का बेटा कौन है? एच। ठीक, और डी का बेटा कौन है? जी, और एक बेटी भी है, जे भी। अब यहाँ क्या पूछा है? हाउ इज बी रिलेटेड टू द फैमिली? बी का संबंध इसमें से कौन सा है? बी कहाँ है भाई? ए इज वाइफ। जी हाँ, पहले क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंसर बी ए। ठीक, जे इज नॉट एच सिबलिंग लिखा था, है ना, जे इज नॉट एच सिबलिंग। ओके, सिबलिंग मतलब सगा भाई बहन। ओके ठीक, जे जो है एच का सिबलिंग नहीं था। एफ और सी, यहाँ एफ करना था, है ना। और डी की शादी किससे हो गई है? ई से। ठीक ठीक ठीक, डी की शादी क्या ई से आप यहाँ करा देते तो क्लियर हो जाता, है ना। अब सब क्लियर हो जाता है, यहाँ ए और बी हो जाता है। ए मेल था, बी फीमेल थी, इनके बच्चे थे एक ये एक ये, है ना। यहाँ से हटा दो। ठीक, चलिए आसान हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड एच? आई और एच के बीच में क्या रिलेशन है? आई और एच के बीच में रिलेशन है भाई, आइदर ब्रदर और सिस्टर, है ना। क्योंकि आई का जेंडर हमें नहीं पता है, तो या तो भाई भाई हो सकते हैं या तो भाई बहन भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा। बट हम पर्टिकुलर फिक्स करके नहीं बता सकते कि कौन सा होगा, है ना। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर हियर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द फादर ऑफ जे? जे का फादर कौन है भाई? जे का फादर सीधी सी बात है कौन है? डी। ठीक, जे और जी दोनों भाई बहन है आपस में, और उनके मदर फादर कौन है? डी और ई। उसमें से फादर कौन है? डी, मदर कौन है? ई। तो वही पूछा था। सॉरी, उसमें से फादर कौन है भाई? डी। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फादर इन लॉ ऑफ ई? ई के ससुर कौन है पूछा है भाई। ई के ससुर सीधी सी बात है, यहाँ कौन दिखाई दे रहा है? ए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्योंकि ए का एक बच्चा कौन था? डी, और डी की पत्नी कौन थी? ई। तो ई के ससुर कौन हुए? ए, और सास कौन हुई? बी, है ना। ओके, पति है डी और ई के बच्चे जी और जे। ये लीजिए नया क्वेश्चन आपके सामने है, 9 to 11। आपका समय शुरू होता भाई, यू हैव ओनली 1 मिनट टू फास्ट, और कोशिश कीजिए मुझसे पहले कर दें आप क्वेश्चन को। ओके भाई, आपका टाइम खत्म, मेरा टाइम शुरू। There are 7 members P, Q, R, S, T, U and V in the family with 3 generations. कितने लोग हैं भाई? 7 लोग हैं, है ना। P, Q, R, S, T, U and V in the family with 3 generations. There is a couple in each generation, है ना। सभी में कपल है भाई। Q is the daughter in law of P. Q P की बहू है। ओके, मतलब क्यू का कोई हस्बैंड है और उसके मदर या फादर में से कोई एक कौन है? पी। हु हैज 2 चिल्ड्रन, और पी के कितने बच्चे हैं भाई? 2। दूसरे बच्चे का जेंडर नहीं पता क्योंकि चिल्ड्रन लिखा है। क्यू इज द सन ऑफ आर। क्यू किसका बेटा है भाई? आर का। क्यू इज द सन ऑफ आर एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, और यू का कोई भी सिबलिंग नहीं है। ठीक, यू इज मैरिड टू वी। यू की शादी किससे हुई है भाई? वी से। यू की शादी किससे हुई है भाई? वी से। एस इज अनमैरिड। एस जो है वो अनमैरिड है। ठीक,
एक दो तीन चार लोग तो यहाँ बन चुके हैं, है ना। देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है भाई। ओके, ठीक, तो यहाँ से काफी चीजें फंस गई हैं। देयर आर 7 मेंबर इन द फैमिली, 3 जनरेशन, देयर इज अ कपल इन ईच जनरेशन, हर जनरेशन में एक कपल भी है। क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, क्यू पी की बहू बना दी हमने। हु हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, है ना, हु मतलब कौन, पी के 2 बच्चे हैं, वो भी बना दिया हमने। यू इज द सन ऑफ आर, यू आर का बेटा है, ठीक, यू आर का बेटा है, तो आर कहाँ आ सकता है भाई, ये यहाँ आ सकता है, यू आर का बेटा है, ये हो गया बेटा, और यहाँ आ गया आर, है ना। यू इज द सन ऑफ आर, यू इज मैरिड टू वी, लेकिन ये गड़बड़ हो गया भाई, यू इज मैरिड टू वी है, क्योंकि यू इज मैरिड टू वी, ठीक, तो अपन यू को दूसरी जगह रख सकते हैं यहाँ, और यू की शादी कराई किससे, वी से, वी हो जाएगी फीमेल, यू हो जाएगा मेल, यहाँ अभी कोई भी नहीं है, समझ लो, ठीक, ये हो सकता था, तो ये कर दिया अब हमने। यू इज द सन ऑफ आर एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, मतलब यू का कोई सिबलिंग नहीं है। ओके, यू इज मैरिड टू वी, एस इज अनमैरिड, देयर आर नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, कितने हो गए भाई, 6 तो यही हो गए, है ना। नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, ओके, देखिए कैसे बनेगा, है ना। हाँ, देयर इज अ कपल इन ईच जनरेशन, क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, एक बार और ड्रॉ करते हैं हम यहाँ नीचे, क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, मतलब पी का कोई लड़का है, ओके, और पी हु हैज 2 चिल्ड्रन, यू इज द सन ऑफ आर, यू इज द सन ऑफ आर, यदि हम यहाँ बनाते हैं आर को, तो आर हो जाएगा मेल और यू हो जाएगा इसका बेटा, ठीक। यू इज द सन ऑफ आर एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, और यू का कोई भी सिबलिंग अभी तक तो नहीं है, लेकिन पी के 2 बच्चे, तो आर का जरूर कोई सिबलिंग होगा भाई, ठीक। यू इज द सन ऑफ आर एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, यू इज मैरिड टू वी, यू की शादी किससे हुई है भाई, वी से, और यू सन था तो वी फीमेल हो जाएगी, और आपस में मैरिड कपल होगा ये, मैरिड टू वी, एस इज अनमैरिड, अब यहाँ एस को आप रख सकते हो जो कि अनमैरिड हो जाएगा, ठीक, और ये हो गया अब 1 2 3 4 5 6, बचा कौन, टी, जब एस अनमैरिड है तो यहाँ कौन हो जाएगा भाई, टी, पी और टी एक कपल हो गए, क्यू और आर एक कपल हो गए, यू और वी एक कपल हो गए, और एस इज अनमैरिड, ये लो भाई, ऐसे ही बना क्या, जी हाँ, ये ऐसे ही बना है, देखिए पी और टी, क्यू और आर, और एस का जेंडर भी नहीं पता, और पी और टी का भी जेंडर नहीं पता था, देखो, ठीक। तो हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, इफ पी इज अ फीमेल, पी यदि एक फीमेल है ना, तो ये मेल हो गया, तो हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, टी का आर से क्या संबंध हुआ, ससुर, है ना, टी का आर से क्या संबंध हुआ भाई, टी का आर से, अच्छा आर तो इन्हीं का बेटा है, ससुर नहीं भाई, फादर, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, फादर, क्यू का ससुर हुआ टी, है ना, आर का तो फादर ही हुआ भाई, क्योंकि पी मम्मी हो गई उसकी, मदर हो गई, इससे पता चल गया कि टी जो है वो क्या हो गया भाई, फादर हो गया, ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज यू रिलेटेड टू एस, यू का एस से क्या रिश्ता है भाई, तो यू का एस से क्या रिश्ता दिख रहा है भाई, यू जो है वो नेफ्यू है भाई, क्योंकि क्यू और आर का बेटा कौन था, यू, है ना, और आर भाई था एस का, तो एस जो है यू का या तो चाचा लगा या तो बुआ लगा, और चाचा और बुआ के साथ कौन सा रिश्ता बनता है, नीस या नेफ्यू का, है ना, तो यू मेल है, तो क्या हो जाएगा भाई, नेफ्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ इज आर रिलेटेड टू वी, आर का बी से क्या रिश्ता है भाई, तो आर का बी से क्या रिश्ता दिख रहा है, आर पिता है यू का, और आर वी का लगा फादर इन लॉ भाई, ससुर, सासरा, ससुर, ठीक, आर वी का ससुर हो गया, क्योंकि यू और वी कपल है, और यू बेटा था किसका, आर का,
तो आर का बी से क्या रिलेशन हुआ भाई, ससुर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 टू 15, क्वेश्चन नंबर 12 से 15 है भाई। कोशिश करें भाई, आपका 1 मिनट आपके सामने है। चलिए भाई, मेरी बारी आ गई। इन अ फैमिली देयर आर 8 मेंबर्स। एक फैमिली में कितने लोग हैं, 8। 4 men, राम श्याम मोहन एंड सोहन। 4 women, सीता गीता संगीता एंड मीता। ओके, संगीता हैज 2 मैरिड सन। संगीता के 2 मैरिड लड़के हैं, है ना, संगीता के। ओके, जिनके नाम आपको नहीं पता, लेकिन दोनों मैरिड है भाई। ओके, और 2 सन है, तो दोनों के ऊपर प्लस लगाया। एंड 1 मैरिड डॉटर भी है। ओके, संगीता की एक डॉटर भी है भाई। ओके, जिनकी सबकी शादियां हो चुकी है भाई। ठीक। राम इज मोहन सन इन लॉ। राम जो है मोहन का दामाद है। राम किसका दामाद है भाई, मोहन का दामाद है। ठीक, लेकिन यहां से अभी कुछ भी खास पता नहीं चलता है ना, राम यहाँ मोहन यहाँ भी हो सकता है। फिर गीता, ये लाइन नहीं की अभी अपन ने, है ना। गीता इज श्याम सिस्टर। गीता श्याम की सिस्टर है, तो अब यहाँ गीता का आना तय है भाई, क्योंकि लोग उतरे ही है। गीता इज श्याम सिस्टर, SHYAM। गीता इज श्याम सिस्टर। सीता इज नॉट सोहन्स वाइफ। सीता सोहन की वाइफ नहीं है, तो सीता किसकी वाइफ होगी, श्याम की, है ना। सीता किसकी वाइफ होगी भाई, श्याम की। और यहाँ कौन आएगा, सोहन। ठीक, राम इज मोहन सन इन लॉ। अब राम जो है वो मोहन का सन इन लॉ है, तो राम कहाँ आ सकता है भाई, गीता का पति हो जाएगा। और किसका सन इन लॉ है भाई, वो राम जो है सन इन लॉ है किसका, मोहन का। तो मोहन कौन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और मोहन और संगीता आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक, अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग। एक बची, यहां से नाम देख लेंगे, वो सोहन की धर्म पत्नी होगी। क्या नाम छूट गया भाई, सीता, गीता, संगीता एंड मीता। ये आ गई मीता। ये ना भाई, ये कंप्लीट हो गया पूरा। क्या सही था भाई, देखो श्याम और सीता साथ में है, जी हाँ हमारा भी ऐसा ही है। गीता और राम साथ में, जी हाँ हमारा भी ऐसा ही है। सोहन और मीता भी साथ में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हु आर द 2 डॉटर्स इन लॉ ऑफ मोहन। कौन है 2 बहुएं मोहन की। तो मोहन की 2 बहुएं कौन कौन है भाई, सीता एंड मीता। सीता एंड मीता, वेयर इज, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार आपने ड्रॉ किया तो नीचे जितने क्वेश्चन पूछेगा सबको आप बिल्कुल आराम से ध्यान पूर्वक पढ़ो
और फिर एक बार ड्रॉ करने के बाद सभी क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी पूर्वक कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 Who among the following person is wife of सोहन? सोहन की धर्म पत्नी कौन है भाई? सोहन की धर्म पत्नी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, हमने भी यही ड्रॉ किया था। कौन है भाई? गीता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मीता इज करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं आप। बिल्कुल मीता परफेक्ट आंसर है, मैच कर लिया गया दोबारा। क्वेश्चंस को यदि समय होता है तो जरूर मैच कर लेना चाहिए दोबारा, उससे क्या होता है कि आप बिल्कुल 100% श्योर हो जाते हैं कि सही है। क्योंकि कई बार मानव त्रुटियां हो जाती है इंसान से, है ना। मानव त्रुटि कैसे कि आप करते तो सही है लेकिन आपका हाथ कुछ और लिख देता है कई बार, है ना। 23 लिखना है उसको 46 लिख दिया, इस टाइप की कई गलतियां हो जाती है, इसलिए दोबारा चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पेयर ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड? संगीता एंड मोहन सही है भाई। मीता एंड सोहन ये भी सही है भाई। गीता एंड श्याम ये गलत है भाई। गीता एंड राम है, देखो गीता की शादी किससे हुई है? राम से। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ मीता हैज अ सन राहुल, यदि मीता हैज अ सन राहुल, मीता का एक बेटा है राहुल, है ना। मीता का एक बेटा है राहुल, देन हाउ इज मीता सिबलिंग आर रिलेटेड टू राहुल? तो मीता का सिबलिंग राहुल से कैसे रिलेटेड होगा? मीता का सन है राहुल, ये लिख दिया भाई। ठीक, मीता का सन कौन हो गया? राहुल। तो देन हाउ इज मीता सिबलिंग? तो मीता का कोई भाई है, वो राहुल से कैसे रिलेटेड होगा भाई? तो मीता का यदि सिबलिंग है तो उसके बच्चे का क्या हो जाएगा भाई? मामा, है ना। राइट आंसर इज अंकल। वैसे मैटरनल अंकल होना था लेकिन जब मैटरनल नहीं लिखा है तो भी उसे क्या माना जाता है? फिर उसे अंकल को ही मामा माना जाएगा। ठीक है, इधर अंकल और आंट नहीं आ सकता भाई यदि आप ये सोच रहे हो, क्योंकि मीता का सन लिखा है ना राहुल। देन हाउ इज मीता सिबलिंग्स, है ना। सिबलिंग में लेकिन भाई बहन दोनों आते हैं भाई। ओके, ये इसको छोड़ो, यही होगा राइट आंसर। वाई? ऑप्शन नंबर सी भाई, क्योंकि सिबलिंग में या तो भाई या तो बहन कोई भी हो सकता है, कि पिता का या तो भाई या बहन है, तो वो राहुल से कैसे रिलेटेड होगा? तो आइदर अंकल और आंट राइट आंसर आएगा, है ना। क्योंकि सिबलिंग का जेंडर डिसाइड नहीं होता कि वो मामा है या मौसी है, ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए आइदर अंकल और आंट आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 to 20। काफी बड़ा क्वेश्चन है भाई, देखने में ही लग रहा है। 16 to 20, 9 मेंबर्स है भाई। तो आपका 1 मिनट शुरू होता है भाई, है ना। एक ही मिनट है आपके पास, डू पास, तेजी से करें भाई सभी, ऐसा कोई भी खाली बैठेगा नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ।
चलिए भाई देखते हैं क्या है। There are 9 members A B C D E F G है ना and I in a family with 3 generations. Okay, only 6 male member are there in the family. D is the grandmother of I. D I की क्या है भाई? ग्रैंडमदर है। ओके मतलब D का कोई बच्चा है, उसका भी बच्चा कौन है? I. D is the grandmother of I who has no children. और who मतलब कौन? I का कोई भी बच्चा नहीं है। ठीक है। B is the daughter of A. B A की लड़की है। अलग से कहीं बना देते हैं भाई कि B जो है वो किसकी लड़की है? A की। B is the daughter of A whose spouse is alive. मतलब A का जो स्पाउस है वो जिंदा है भाई। ठीक है, A शादीशुदा है। I is daughter of G. I किसकी लड़की है भाई? G की। I G की लड़की है। ओके तो G यहां भी हो सकता था और ये पति पत्नी भी हो सकते थे। ठीक, बोथ H and F आर ब्रदर्स। H और F दोनों भाई भाई है। H और F दोनों के दोनों पहली बात तो मेल है और दोनों भाई भाई है भाई। ब्रदर एंड आर चिल्ड्रन ऑफ G। और ये किसके बच्चे हैं भाई? G के। ओके मतलब G के टोटल कितने बच्चे हो गए भाई? 3। H F और I। both H and F brother and are children of G. A is married to D. A की शादी किससे हुई है भाई? D से। मतलब A कौन हो गया? मेल। और A का एक और बच्चा कौन है? B। तो G मेल हो गया और B फीमेल हो गई। ये देखो यहाँ से पता चला। ठीक है, तो G और B मैरिड कपल है, इनके 3 बच्चे, 1 2 3 है ना। ये F है भाई। A is married to D. Each female has 2 sons. हर औरत के 2 लड़के हैं। मतलब D के भी 2 लड़के होंगे और है ना। एक तो G है और दूसरा एक और लड़का होगा अभी। has 2 sons and 1 daughter। और एक लड़की भी है, तो यहाँ I लड़की हो गई। D के 2 बच्चे और हैं अभी, जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक, each female has 2 sons and 1 daughter, expect the 3rd generation female। फीमेल। ओके अब देखिए जो लाइन छोड़ी है, 2 लोग बचे होंगे। 4 5 6 7 8 9 9 मेंबर्स थे, बिल्कुल 9 है। 2 हमारे बचे हुए यहाँ पुट कर देंगे हम। B is the grandmother of I who has no children. B is the daughter of A. B is the daughter of A. Okay, B is the daughter of A है। B is the daughter of A। ओके दो लोग और जो थे G और B की तो बिल्कुल शादी हुई है। अब ये यहाँ G नहीं था, G इनका दामाद है। इनके 3 बच्चे, एक ये और एक ये। B इनकी लड़की थी और G इनका क्या हो गया? दामाद। अब उनके 2 सन बचे, वो कौन कौन बचे भाई? तो बचे हैं C और E। C और E ये लीजिए भाई, ये कंप्लीट हो गया इनका। ठीक, अब आ सकते हो आप क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ G रिस्पेक्ट टू C। G का रिलेशन C से क्या है भाई? तो G देखिए कहाँ लिखा है, ये C से क्या रिलेशन है भाई? G ब्रदर इन लॉ है C का, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा भाई। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। कितने इजी क्वेश्चंस रहते हैं आपने देखा होगा। थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम जाती है कब? जब तक डायग्राम नहीं बनता है। एक बार यदि आपका डायग्राम बन गया तो फिर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं जाती है। ठीक है, जब तक ये प्रॉब्लम है जब तक डायग्राम नहीं बना। एक बार डायग्राम बना तो डायरेक्शन है ना, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, इनके क्वेश्चन पर थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरुआत में क्रिएट करते हैं। तो डायग्राम बना तो पूरे मार्क्स आपको फटाफट दे देते हैं, है ना। तो इनके क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भाई कभी भी।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। Who among the following person is son of G? जी का बेटा कौन है भाई? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जी का बेटा कौन है? तो जी और बी आपस में मैरिड कपल थे। एक बेटी है इनकी आई, और एक बेटा है एच, और एक बेटा है एफ। तो यहाँ जी का एक नहीं, कितने बेटे हैं भाई? दो। और दोनों ही ऑप्शन देखिए सामने दिए, एच और एफ। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए, उसने दोनों को एक साथ एकत्रित किया है कि बोथ एच एंड एफ। तो यहाँ कौन सा लगाओगे भाई आंसर? ए और बी लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ए और बी क्योंकि अलग अलग है ना, हमको एक साथ लगाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। Who among the following person is son-in-law of A? Who among the following person is son-in-law of A? इनमें से कौन है जो ए का दामाद है? बताइए भाई फटाफट। आप लोग सोचिए पहले एक बार कि ऐसा कौन है जो ए का दामाद है भाई? अब ए का दामाद के लिए देखिए, ए के टोटल बच्चे कितने थे? 3। एक बी, सी और ई। सी और ई तो मेल है और उनकी शादी भी नहीं हुई है। शादी किसकी हुई है? केवल उनकी लड़की की, जो कौन है? बी। और किससे हुई है? जी से। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जिस लड़की से शादी हुई है वही उनका दामाद होगा, है ना। तो जी दामाद है किसका? डी और ए का। तो वही पूछा भी था कि ए का दामाद कौन है, तो ए का दामाद है जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, जी। और ऑप्शन है ए। ये देखिए कितनी आसानी से हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द नेफ्यू ऑफ ई? नेफ्यू का मतलब भतीजा, है ना। ई का भतीजा कौन है भाई? ई का भतीजा देखिए यहाँ से कौन दिख रहा है भाई? ई का भतीजा दो दो है, एच भी है और एफ भी है। और भतीजी कौन है भाई? आई, है ना। तो हमसे क्या पूछा? नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, और भतीजी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है भाई? नीस। ठीक। तो हमसे जब भतीजा पूछा है तो दो दो है भाई, एच और एफ। लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन में कितने दिए ये देखना पड़ेगा, है ना। सारे ऑप्शन दिए, नन ऑफ दीज भी नहीं दिया है जानबूझ के उसने, ताकि आप नन ऑफ दीज की तरफ ना जा सके। तो जब एक ही ऑप्शन दिया होगा तो किसी एक ही का नाम लिखेगा भाई, या तो एच का लिखेगा या तो एफ का लिखेगा। तो ध्यान दीजिए जरा, ऑप्शन ए में जी है, बी है, ए है, एच है और आई है। तो देखिए इनमें से कहीं पर भी क्या नहीं लिखा? एफ। और क्या लिखा है? एच। तो आपको राइट आंसर किसको लगाना पड़ेगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, एच। दैट्स योर करेक्ट आंसर। एच इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी भाई, है ना। आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है भाई। खाली डायरेक्शन के तौर पे क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करके सभी क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। ओके, यही था भाई पजल फॉर्म। ठीक है, और इसी तरह सॉल्व करना होता है इनमें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। फटाफट आंसर दें और समाप्त करेंगे। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू आई? ई का रिश्ता क्या है आई से, ये बताना भाई। तो वेयर इज ई? ई कहाँ है हमारा? ये रहा। और इसका रिश्ता क्या है भाई आई से? तो ई जो है वो आई का क्या हुआ भाई? ई आई का मामा हुआ, मैटरनल अंकल, है ना। क्योंकि बी जो है वो ई की सिस्टर है, और बी का जो भी बच्चा होगा तो वो अपनी माँ के भाई को क्या कहेगा भाई? मामा। और मामा को क्या बोला जाता है? मैटरनल अंकल। लेकिन यहाँ यदि मैटरनल अंकल नहीं लिखा है तो भी अंकल को करेक्ट आंसर माना जाता है।
है ना भाई। ये सोच के मैन ऑफ दीस ना लगा देगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे ब्लेम करोगे सर ने तो बताया था कि मैटरनल अंकल बोलते हैं, यहाँ तो सिर्फ अंकल लिखा है। कि जो मैटरनल अंकल बोलते हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन यदि अंकल भी लिखा है तो उसका मतलब भी मामा माना जाता है, आंट लिखा है तो उसका मतलब भी मौसी माना जाता है। उसी तरह ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के लिए भी है कि मैटरनल नहीं लगा तो नाना के लिए भी ग्रैंड फादर बोला जाता है, नानी के लिए भी ग्रैंड मदर बोला जाता है। ठीक है, इसलिए पर्टिकुलर ऐसा डिसाइड नहीं है कि मैटरनल लगेगा तभी वो नाना कहलाएगा। ठीक, और जब दोनों की एक साथ बात हो रही हो तो उसे मैटरनल लगाना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि तब फिर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है आपका, और आगे बढ़ सकते हैं क्या अब हम क्वेश्चन नंबर 20। समाप्त होने के बाद मैंने पहले ही कहा था इस समय समाप्ति की तरफ जा रहे हैं अब हम। टोटल आज हमने कितने क्वेश्चन किए भाई? 20, है ना। अब 20 क्वेश्चन करने के बाद काफी कुछ आपने सीखा होगा, है ना। ये पजल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, आगे हम इंट्रोड्यूसिंग भी करेंगे और कोडिंग भी करेंगे। तो भाई लगातार आप लेक्चर्स को देखते रहेंगे, यदि समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब तक तीनों टाइम नहीं देखेंगे कौन सा वाला पूछेगा ये कोई नहीं जानता है। तो प्लीज वॉच, है ना। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।